नमस्कार, मैं अजय कुमार। अगर आप किसी चार दीवारी में कैद होकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों से पूछेंगे कि ईडी का मतलब क्या होता है, तो वह कहेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके अधिकारी इसके सदस्य बनते हैं। और अगर आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तारों की जंजाल से बनने वाली भारतीय समाज की सच्चाई के जानने वाले लोगों से पूछेंगे तो वह कहेंगे कि ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। यह तो परीक्षा में पास होने के लिए दिया जाने वाला जवाब है। मौजूदा वक्त की सच्चाई यही है कि ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा। इसके सदस्य बनने की शर्त यही है कि संविधान को किनारे कर मोदी सरकार के आदेशों के सामने नतमस्तक होना है। तो चलिए इस वीडियो में इस विषय पर बात करते हैं कि ईडी का मतलब क्या होता है। बात करते हैं कि ईडी मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बजाय इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा का जुमला कैसे पैदा हो गया, इस जुमले में कितनी सच्चाई है और ईडी के कामकाज का कच्चा चिट्ठा क्या है। साल 1956 में ईडी की स्थापना एक इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पर हुई थी। मौजूदा वक्त में यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। चूंकि एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसलिए भारत में आर्थिक अपराध से जुड़े जो कानून हैं उन्हें लागू करवाने का काम करती है। जैसे अगर कोई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन करता है, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करता है, अगर कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत दोषी है, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करता है, तो सबके साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इन कानूनों को एक साथ जोड़कर कहा जाए तो भारत में अगर किसी भी तरह की ऐसी कमाई हो रही है जो गैर कानूनी है, कानूनन गलत काम करके कमाई की जा रही है, जिसके सोर्स का अता पता नहीं है, जो काली कमाई के अंतर्गत आती है, जिसे कई तरह का तिकड़म लगाकर साफ सुथरा बनाया गया है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का छापा पड़ सकता है। अब आप सोच कर देखिए कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 5% अमीरों के पास देश की 60% से ज्यादा की संपत्ति है। विधायक से लेकर सांसद के केवल चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लोकसभा 2019 के चुनाव में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हुई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था समय समय पर देश की पार्टियों से लेकर नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा जारी करती है। इससे पता चलता है कि भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता है, उसका तकरीबन 60% हिस्सा केवल भाजपा के खाते में जाता है। कई रिपोर्ट छपती है जो यह बताती है कि कई सांसद और विधायक की संपत्ति अगले चुनाव आने तक 2 गुने से ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप गांव, देहात, कस्बा जाकर रिपोर्टिंग करने वाले लोगों से पूछेंगे तो वह बताएंगे कि सांसद और विधायक साहब कॉलेज से लेकर शराब का ठेका और पेट्रोल पंप से लेकर ईंट की भट्टी तक चलाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतनी अकूत संपत्ति रखने वाले लोग कितना ईमानदारी से कमाते हैं और कितना बेईमानी से कमाते होंगे। कहने का मतलब यह है कि काली कमाई यानी गैर कानूनी तौर पर कार्रवाई करने की संभावना भारत में प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। मगर आखिरकार ऐसी कौन सी बात है कि देश के सबसे प्रतिभावान अधिकारियों से सजी धजी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की संस्था ज्यादातर वही छापा मारती है जो विपक्ष के नेता होते हैं या किसी ना किसी तरह से सरकार की आलोचना कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि छापा कभी भाजपा के विधायकों और सांसदों पर नहीं पड़ता? अगर ईडी भ्रष्टाचार की सारी गली छोड़कर केवल विपक्ष के भ्रष्टाचार की गली में घुसेगी तो कैसे कहा जाएगा कि वह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरह काम कर रही है, न कि भाजपा के इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह। अब थोड़ा ईडी की शक्तियों के बारे में समझ लीजिए। ईडी को सर्च करने का अधिकार है, संपत्ति की जब्ती और कुर्की करने का अधिकार है, आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। साल 2022 के अपने एक लेख में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव बताते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को हद से ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। अपराध की कमाई जहां जहां से होकर गुजरती है, उन सबको आरोपी बनाकर ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी आरोप लगा देगी, मगर आरोपी की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट के सामने वह खुद को निर्दोष साबित करे। जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी को मिली हद से ज्यादा शक्तियों पर लगाम लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट का सच भी तो सत्ता की ताकत की लाइन पर ही चलता है। जस्टिस खानविलकर के रिटायरमेंट से ठीक पहले मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी के मिले सभी अधिकारों को वैध ठहरा दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए आया था, मगर पिछले कई सालों से राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पहले औसतन 100 से 200 केस दर्ज किए जाते थे, मगर भाजपा के दौर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत साल 2019-20 में 562 मामले दर्ज किए, साल 2020-21 में 981 मामले दर्ज किए, साल 2021-22 में 1180 मामले दर्ज किए। जब विपक्षी पार्टियों ने ईडी पर केवल विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया तो ईडी ने 31 जनवरी साल 2023 तक के आंकड़े जारी किए। ईडी के मुताबिक पीएमएलए कानून के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से महज 3% के आसपास यानी केवल 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। साथ में ईडी ने यह भी दावा किया कि पीएमएलए कानून के तहत पिछले 18 साल का कन्विक्शन रेट 96% का है। अब आप कहेंगे कि आंकड़े ईडी के बारे में वैसा कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं जैसा उस पर आरोप लगाया जाता है, मगर आंकड़ों को पूरे परिप्रेक्ष्य में समझिए तो दिखेगा कि अधूरा सच कितना बड़ा भ्रम पैदा कर रहा है। साल 2005 से लेकर के जनवरी 2023 तक ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए कानून के तहत 5,906 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से केवल 25 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है, 24 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। कितने मामलों में सजा हुई यानी कि कन्विक्शन रेट की गिनती इस आधार पर होती है कि कितने मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। इसी आधार पर ईडी ने बताया कि 96% कन्विक्शन रेट है, मगर 5,906 मामले दर्ज किए गए हैं। उस आधार पर 25 मामलों में ट्रायल पूरा हो जाने का मतलब यह है कि केवल 0.42% मामले में ट्रायल पूरी हुई है। यानी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर आरोपियों को कई साल तक के लिए लटकाए रखा गया है, और कई साल तक आरोपियों को लटकाए रखने का मतलब है कि उन्हें लंबे समय तक प्रताड़ना के दौर से गुजारना। यह बात किसी भी जांच एजेंसी के कामकाज पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती है। अब आते हैं नेताओं के मामले पर। साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईडी ने पिछले 18 साल में 147 प्रमुख नेताओं की जांच की। इनमें से 85% नेता विपक्षी दल के थे। साल 2014 के बाद भाजपा के दौर में 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें से 115 विपक्षी नेता हैं। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। यूपीए शासन यानी 2004 से लेकर 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 नेताओं की जांच की। इनमें से विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। यानी 2014 के बाद ईडी ने जितने नेताओं को निशाने पर लिया उनमें से बीजेपी गठबंधन के 6 नेता हैं, कांग्रेस के 24 नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के 19 नेता हैं, एनसीपी के 11 नेता हैं, शिवसेना के 8 नेता हैं, राजद के 5 नेता हैं, बीजेडी के 6 नेता हैं, डीएमके के 6 नेता हैं। इस तरह से जोड़ते चले जाइए तो ईडी ने साल 2014 के बाद कुल नेताओं के यहां छापेमारी में से तकरीबन 95% छापेमारी विपक्षी दल के नेताओं के यहां की है, जबकि भाजपा गठबंधन के केवल 6 नेताओं पर छापामारी हुई है, जहां पर सरकार की कुर्सी हथियाने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके विधायकों को खरीदने के आरोप कई बार लगे हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि विपक्ष के इस जुमले में दम है कि ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं बल्कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा। जांच एजेंसियों के कई अधिकारियों के मीडिया पोर्टल पर नाम ना बताने की शर्त पर बयान छपे हैं। उन सबको इकट्ठा करके कहा जाए तो वह बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर में साफ तौर पर एक ट्रेंड दिखता है कि जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आता है तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियों की तरफ से पुराने मामलों की जांच खोल दी जाती है, छापेमारी शुरू हो जाती है, सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, नए एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। मगर जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, छानबीन के बाद कुछ भी कंक्रीट निकल कर नहीं आता है। कांग्रेस के दौर में भी जांच एजेंसियों को विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, मगर नरेंद्र मोदी के दौर में इस तरह से जांच एजेंसियों के इस्तेमाल की गति में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। जहां पर भाजपा को लगता है कि वह चुनावी दौड़ में कमजोर पड़ रही है, वहां इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। ढेर सारे नेताओं के खिलाफ इनपुट मिलते हैं, वह जेन्युइन होते हैं, मगर इन सभी नेताओं पर छापे नहीं पड़ते। जब इनपुट मिलता है तभी छापे नहीं पड़ते, बल्कि सही समय का इंतजार किया जाता है। राजनीतिक गलियारे में सही समय का मतलब यह है कि जब चुनावी फायदा हासिल किया जा सके। मतलब ईडी के छापे की टाइमिंग साफ तौर पर बताती है कि मकसद आर्थिक अपराध को दूर करना नहीं बल्कि चुनावी फायदा हासिल करना है। किसी भी जांच एजेंसी के अधिकारी यह नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, मीडिया उनके बारे में क्या राय बनाएगी। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि मौजूदा वक्त के सत्ताधारियों को
किस तरीके से खुश रखा जाए। अब चलिए कुछ उदाहरणों की तरफ चलते हैं जो यह बताते हैं कि कैसे चुनावों से पहले भाजपा ने ईडी का इस्तेमाल अपनी विरोधी पार्टी को दबाने के लिए किया। साल 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के 1 महीना पहले ईडी ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया। मार्च 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों लगी हुई थी। हजारों करोड़ के गैर कानूनी तौर पर कोयला खनन के आरोप में ईडी ने टीएमसी के यूथ लीडर विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को गिरफ्तार किया। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोप में टीएमसी के कई नेताओं से ईडी ने पूछताछ की। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष, लोकसभा के सांसद शताब्दी रॉय और शारदा चिटफंड के डायरेक्टर के 3 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की। इसी घोटाले के आरोप में टीएमसी के 2 नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी से भी पूछताछ चल रही थी, मगर जैसे ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया यह वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए। इनसे पूछताछ की रफ्तार बहुत धीमी कर दी गई। नवंबर 2014 में मौजूदा वक्त की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। इनसे भी ईडी शारदा चिटफंड घोटाले के आरोप में पूछताछ करती थी, मगर जैसे इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया वैसे इनके सारे आरोप हटा दिए गए। अब यह धूमधाम से भाजपा की तरफ से असम के मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव के पहले ईडी ने दावा किया कि गोल्ड स्मगलिंग के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सहयोग से अपराध किया है। ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की, मगर इसका असर उल्टा पड़ा। केरल ने ईडी पर यह आरोप लगाते हुए कि वह पिनराई विजयन को फंसाने के लिए आरोपियों को प्रताड़ित कर रही है, केरल सरकार ने ईडी पर ही जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी। अक्टूबर 2020 में जैसे ही जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टियों ने गुपकर अलायंस बनाने का ऐलान किया, उसके 4 दिन बाद ईडी ने जम्मू कश्मीर के सांसद और भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड की चोरी के आरोप में सवाल पूछने के लिए बुला लिया। साल 2021 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मतभेद गहराया तो ईडी ने अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत छापा मारा। आरोप 2012 में लगा था, तब से मामला शांत था, लेकिन जैसे ही लगा कि इस राजनीतिक संकट को भाजपा की तरफ मोड़ा जा सकता है तो ईडी ने छापा मारना शुरू कर दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यूपी में भी कई ऐसे मामले हैं जो यह दिखाते हैं कि जहां छापा तो ईडी ने मारा, लेकिन मकसद भाजपा की तरफ चुनावी हवा मोड़ना था। इसी तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा नेशनल हेराल्ड का मामला, मनीष सिसोदिया से जुड़ा दिल्ली शराब घोटाला का मामला, शिवसेना के नेता संजय राउत से जुड़ा जमीन हेराफेरी का मामला, पी चिदंबरम और कीर्ति चिदंबरम से जुड़ा आईएनएक्स मीडिया का मामला, कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार से जुड़ा आय से अधिक संपत्ति का मामला, मायावती से जुड़ा दलित स्मारक घोटाला मामला, अखिलेश यादव से जुड़ा खनन घोटाला मामला, लालू यादव के परिवार से जुड़ा जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। यह सारे ऐसे मामले हैं जिनकी फाइल ईडी तभी खोल देती है जब विपक्षी दल के बड़े नेताओं पर दबाव बनाना होता है। यह मामले बहुत लंबे समय तक लटके रहते हैं। क्यों लटके रहते हैं? इनका निपटारा क्यों नहीं होता है? यह सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है। अब मोदी सरकार के साथ ईडी का रिश्ता देखिए। रफाल घोटाले का मामला उठा तो इस पर ईडी ने कोई छानबीन नहीं की। कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, मगर ईडी ने कोई खोज खबर नहीं ली। व्यापम का मामला उठा, कुछ भी नहीं हुआ। मिड डे मील घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, कुछ भी नहीं किया गया। भाजपा पर एमएलए के खरीदने के कई आरोप लगे, लेकिन ईडी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यह तो बहुत ही इक्के दुक्के उदाहरण हैं। अगर खंगालने निकलेंगे तो साफ तौर पर नजर आएगा कि आर्थिक अपराध के कई सारे मामले सामने दिखते हैं, मगर वह भाजपा से जुड़े हैं, इसलिए उस पर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल फिलहाल चल रहा अडानी मामला। रोज किसी ना किसी तरह के खुलासे हो रहे हैं। रोज यह बात पता चलती है कि भारत का पूरा रेगुलेशन तंत्र अडानी घोटाले में शामिल है, मगर फिर भी ईडी ने किसी तरह की ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की है। वजह बस इतना है कि अडानी साहब का मोदी सरकार से अच्छा खासा रिश्ता बनता है। शायद भाजपा के चुनावी प्रचंड खर्चों का भी इंतजाम अडानी साहब ही करते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टे इसके कई उदाहरण हैं जो यह बताते हैं
कि जिस भी मीडिया संस्थान ने, जिस भी रिसर्च संस्थान ने मोदी सरकार की खामियों को अपनी पत्रकारिता और रिसर्च का विषय बनाया, उसे ईडी के छापे से गुजरना पड़ा। कांग्रेस और भाजपा के खेमे में खड़ा होकर मत देखिए, मगर एक सजग नागरिक के चश्मे से देखिए तो आपको दिखेगा कि सरकार ईडी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कर रही है। आप में से ज्यादातर लोग क्रिकेट प्रेमी होंगे। सोचिए कि अगर अंपायर अपना सारा फैसला केवल एक पक्ष को ध्यान में रखकर लेने लगे तो क्रिकेट का खेल का कोई महत्व रह जाएगा। यह तो बहुत ही साधारण उदाहरण है जो यह बताता है कि जांच एजेंसियों की भाजपा के जेब में रहने की वजह से चुनावी प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं बचता है। निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाजपा के शब्दों में कहा जाए तो अगर आप वाकई देश प्रेमी हैं तो आपको सोचना चाहिए कि अगर जांच एजेंसियां सरकार की जेब में गिरवी रख दी जाएंगी तो उनका कोई महत्व रह जाएगा। अगर भ्रष्टाचार पर किसी एक का कॉलर पकड़ा जाएगा और दूसरे का कॉलर भाजपा में होने की वजह से छोड़ दिया जाएगा तो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा या किसी एक पक्ष को मुक्ति मिलने की वजह से भ्रष्टाचार जमकर बढ़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी दल के नेताओं की तरफ ईडी का सिरा मोड़कर भाजपा खुद भयंकर भ्रष्टाचार कर रही हो। महज एक रिपोर्ट आने की वजह से दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी ढहकर जिस तरह से कई पैदा नीचे चला गया, उससे तो यही बात पता चलती है कि भाजपा के साथी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर जांच एजेंसियों के ध्यान न देने की वजह से उनका भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।